एनडीए की सरकार टूटने वाली है और इस बात का दावा उनके सहयोगी एक और पार्टी ने कर दिया है। यानी कि उसने अलग होने का मन बना लिया है और सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं चल पाएगी। इसके पीछे के कारण क्या कुछ है, वो पार्टी कौन सी है और क्या कुछ कहा है, क्योंकि उसने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, ऑनलाइन न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। तो कर्नाटक से यह विवाद शुरू होता है और कर्नाटक में जेडीएस बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो गई है। यानी कि उसने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि बीजेपी हमें नजरअंदाज कर रही है। और ऐसी ही स्थिति लोकसभा चुनाव से पहले भी थी। लोकसभा चुनाव से पहले भी जेडीएस की तरफ से लगातार यही कहता जा रहा था कि बीजेपी हमें भरोसे में नहीं ले रही है, बीजेपी हमें नजरअंदाज कर रही है। वही बात अभी भी है, क्योंकि कर्नाटक पर जो सीटें मांग रही थी जेडीएस, बीजेपी उन्हें देने में आनाकानी कर रही थी। चाहे वो मांड्या हो, कोलार हो या हासन की सीट हो, इन पर चुनाव लड़ना चाह रही थी। बाद में लड़ी वो एक अलग बात है, लेकिन जेडीएस ने यह कहा कि सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ और बीजेपी ने अपने 20 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। यह मार्च की बात है। लेकिन अब ताजा बातों में फिर यही बात निकलकर सामने आई कि बीजेपी कंधे पर तो जेडीएस के चढ़कर सरकार को चलाना चाहती है, लेकिन उसके बाद भी उसी से बात नहीं कर रही या उसकी बात मान नहीं रही है। और देखिए, यह तो पुरानी कहावत है कि आखिर किसी दूसरे के कंधे पर चढ़कर आप कहां तक जा सकते हैं। और बीजेपी की हालत अभी ऐसी ही है कि अगर सरकार चलानी है तो दूसरों के कंधे का सहारा तो लेना पड़ेगा। कर्नाटक में बीजेपी एक पदयात्रा निकाल रही है 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक, कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ। एक एमयूडीए घोटाले को लेकर पैदल यात्रा निकाल रही है और वो मामला यह है कि सिद्धरमैया की पत्नी का नाम भी उस घोटाले में है। एमयूडीए का मतलब है कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण। और इसमें घोटाला होने का दावा यह किया जा रहा है कि सिद्धरमैया की पत्नी के नाम पर जो मैसूर में एक जमीन थी, उस जमीन के बदले में उन्हें जो दूसरी जगह जमीन दी गई है वो उससे कई गुना महंगी है। और साथ में विजयनगर में उन्हें एक 38,000 स्क्वायर फीट के आसपास का एक घर भी दिया गया है। तो यानी कि जो जमीन ली गई है उससे ज्यादा का प्रॉफिट उन्हें दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो मुख्यमंत्री की पत्नी है। और इसी के विरोध में बीजेपी पदयात्रा निकाल रही है। अब इसको लेकर जब कुमारस्वामी से पूछा गया, पार्टी के लगभग मुखिया मानिए, आधिकारिक तौर पर तो वो कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीएस के, लेकिन उनके पिताजी की पार्टी है, तो अब ऐसे में सोचिए कि वही मुखिया है, वैसे भी फ्रंट पर वही रहते हैं उस पार्टी के नाम पर। अब ऐसे में उन्होंने ये कहा कि इस पद यात्रा का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, ना हम उनके साथ चलेंगे। और इसके पीछे के जो कारण उन्होंने गिनाए वो हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि इस पदयात्रा को लेकर बीजेपी ने हमसे कोई सलाह मशवरा किया ही नहीं है और सिर्फ पदयात्रा निकालने का फैसला कर लिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि पदयात्रा निकालने का तो ये सही समय है ही नहीं। अब सही समय क्यों नहीं है उसका कारण भी समझिए, क्योंकि राजनीति अगर राजनीति करने के समय पर की जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर लोगों के दर्द के समय पर भी आप अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं तो इससे ज्यादा गिरी हुई बात कुछ और हो ही नहीं सकती। सोचिए कि बारिश के चलते कर्नाटक में जहां सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, गांव के गांव बह गए हैं, गांव में पानी भर गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए कि बारिश के पानी की वजह से तमाम समस्याएं हैं। लोग हर दिन उन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी उस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही है कि लोगों को कैसे घर दिया जाए, उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए। केंद्र में सरकार होने के बाद भी उनके लिए क्या नए इंतजाम किए जा सकते हैं। जब बारिश का पानी हटेगा, लोग अपने टूटे हुए घरों को देखेंगे तो उनके लिए नए घर की व्यवस्था कैसे होगी। जो लोगों के रोजगार छिन गए हैं वो दो दो समय की रोटी का जुगाड़ कैसे कर रहे होंगे। लेकिन इस तरफ बीजेपी का ध्यान नहीं है। उसका ध्यान है कि कर्नाटक में पदयात्रा निकाली जाए सरकार के खिलाफ एक मुद्दा उठाकर और उसमें अपनी राजनीति को मजबूत किया जाए।
लेकिन लोगों के दर्द पर मरहम लगाने की बजाय आप अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, तो यह किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। और इसीलिए कुमारस्वामी ने यह कहा कि यह समय लोगों के साथ खड़े होने का है, बारिश के पानी से परेशान लोगों के साथ खड़े होने का, उनके दुख को बांटने का है, उनको राहत सामग्री पहुंचाने का है, अपनी राजनीति के तौर पर पदयात्रा निकालने का नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव का गठबंधन अलग और राजनीतिक गठबंधन अलग हो सकता है। हम चुनाव में साथ लड़े वो ठीक है, लेकिन राजनीतिक तौर पर आपके हर फैसले का समर्थन करें यह जरूरी नहीं। सोचिए कि कुछ दिन पहले जेडीएस ने एक बैठक की और जिसमें यह बात रखी गई कि बीजेपी को अभी यह पदयात्रा नहीं निकालनी चाहिए, इसे कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जेडीएस की इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। यानी कि पहले तो आप पदयात्रा में उनसे सहयोग तो चाहते हैं, लेकिन आप उनको बताते नहीं है कि पदयात्रा में आ जाइए, उन्हें आमंत्रित नहीं करते हैं। फिर उन्हें जब पता लगता है तो वो खुद कहते हैं कि यह समय ठीक नहीं है, आप किसी दूसरे समय पर पदयात्रा निकाल लेना, लेकिन फिलहाल मत निकालिए, तो आप उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं। अब ऐसे में कुमारस्वामी ने यह कहा कि जिस जगह तक वो यात्रा निकालना चाहते हैं वो जेडीएस का क्षेत्र कहा जाता है, या यूं कहें कि वहां कोर वोटर जेडीएस का रहता है। यह यात्रा मैसूर से लेकर बेंगलोर तक निकालने की बात है। अब सोचिए कि मैसूर में भी गढ़ माना जाता है जेडीएस का, और बेंगलोर तक जो पूरे रास्ते में यह क्षेत्र पड़ेगा यह पूरा जेडीएस का गढ़ माना जाता है। अब उसके बिना यात्रा अगर बीजेपी निकाल भी लेगी तो आखिर हासिल क्या करेगी, क्योंकि वो वोट बीजेपी की तरफ तभी झुक सकता है जब जेडीएस साथ चलेगी। लेकिन जेडीएस ने तो यहां तक कह दिया कि इस पदयात्रा का में शामिल होना तो बहुत बड़ी बात है, हम नैतिकता के आधार पर भी इसका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि यह समय उचित नहीं है। और सबसे गंभीर बात जो कुमारस्वामी ने कही उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वही बात ऐसी है जो एनडीए से जेडीएस को अलग करना या उसे छोड़कर बाहर निकलने की वजह बन सकता है। कुमारस्वामी ने सबसे बड़ी बात यह कही कि प्रीतम जे गौड़ा आखिर कौन है। अब प्रीतम जे गौड़ा कौन है, इसको ध्यान से सुनना। प्रीतम जे गौड़ा हासन से बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, और ये वही हैं जिन्होंने जेडीएस को तबाह करने की ठानी या उसके लिए काम किया। सुनिएगा, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुए थे कर्नाटक में 2019 में, और उसके बाद जब कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद फिर सरकार को गिराकर बीजेपी ने येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाया था। लगभग 4 साल के आसपास की सरकार चली बीजेपी की, तोड़ मरोड़ करके। अब उसके बाद ये जो पूरा खेल रचा गया येदियुरप्पा ने, ये प्रीतम जे गौड़ा के साथ मिलकर रचा। और सोचिए कि अब तो गठबंधन में थे, अभी भी प्रीतम जे गौड़ा ने कुमारस्वामी को छोड़ा नहीं या उनके परिवार को छोड़ा नहीं। अभी भी जो ये पेन ड्राइव वाला मामला चला था 2024 के लोकसभा चुनाव के समय पर, जब उनके भतीजे रेवन्ना का जो सेक्स वीडियो के तौर पर जो पूरा प्रचार किया गया था, जिसके चलते उन्हें जेल हुई, अभी भी मामला कोर्ट में है, चुनाव नहीं लड़ पाए, उनके दूसरे भतीजे भी फंस गए आकर। ये जो पूरा मामला रचा, ये प्रीतम जे गौड़ा ने रचा। यहां तक कुमारस्वामी ने कहा कि वो पेन ड्राइव बांटने वाला आखिर कौन है जिसने पेन ड्राइव बांटी जिसमें रेवन्ना फंसा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो प्रीतम जे गौड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रीतम जे गौड़ा ने पूरे देवगौड़ा परिवार को जहर दिया, पूरी जेडीएस को तबाह करने की सोची, ये उसको मंच पर बुलाते हैं, उसको मेरे साथ मेरे बगल में बैठाते हैं, मेरे पास बैठाते हैं। आप सोचिए कि जिसने मेरे परिवार को तबाह किया, जिसने मेरी सरकार को तोड़ा, मेरे परिवार के सदस्यों को जेल भेजा, उसको ये मेरे साथ खड़ा करते हैं, मेरे साथ बैठाते हैं, तो सोचिए मुझ पर क्या गुजरती होगी। लेकिन बीजेपी इन सारी बातों को नजरअंदाज कर देती है, और बीजेपी प्रीतम जे गौड़ा को हमेशा मंच पर मेरे साथ खड़ा करती है। तो अब सोचिए कि इसके पीछे की आखिर बीजेपी की मंशा क्या है। चलिए, उन्हें इस बात उद्योग मंत्री बना दिया गया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप भावनाओं के साथ खेलेंगे तो आखिर आदमी कहां तक झेलेगा। हर मंच पर अगर आप
किसी के दुश्मन ही मानिए उसको, दुश्मन को अगर साथ बैठाते हैं या किसी के साथ बुरा करने वाले को साथ बैठाते हैं तो आखिर वो क्या करेगा। और कुमारस्वामी ने यही कही कि देखिए मेरे सहन करने की भी एक सीमा है, मैं उस सीमा तक ही सहन कर सकता हूं। यानी कि इशारा सीधा था कि सहन करने की एक सीमा है, जहां तक सहन होगा ठीक है, वरना फिर टाटा बाय बाय। भले से ही सांसद की संख्या कम हो। 28 सीटें हैं कर्नाटक में, 2 सीटें जीती हैं जेडीएस ने। 2 ही सांसद ठीक है, लेकिन अगर टूटेंगे तो आंकड़ा तो कम होगा ना। और अगर ये इंडिया गठबंधन में आएंगे तो उधर आंकड़ा बढ़ेगा 2 का, यानी कि उधर मजबूत स्थिति और इधर कमजोर स्थिति। तो इसलिए एक भी सांसद का टूटना इस समय पर एनडीए के लिए घातक है। 2 तो बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिन बैसाखियों पर चल रही है बीजेपी, अब मान लीजिए कि मेन बैसाखी के तौर पर तो नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन छोटी मोटी बैसाखी के तौर पर तो आप जेडीएस को भी मान सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर एक भी टूटा तो फिर स्थिति क्या होगी। कम से कम उस क्षेत्र में तो बीजेपी कमजोर होगी, अपने आंकड़ों के आधार पर तो कम होगी। और जब दूसरी तरफ आंकड़ा बढ़ेगा तो फिर उधर से बाकियों को लाने में भी समय नहीं लगता है, क्योंकि शरीर का अगर एक अंग खराब हो जाए तो बाकी शरीर में रोग फैलने में समय नहीं लगता। वैसे ही स्थिति बीजेपी की है। अभी रोग बड़ा हो चुका है, और ऐसे में अगर किसी भी एक अंग टूटकर बाहर निकला तो वो बाकियों को भी इफेक्ट करेगा। और कुमारस्वामी ने जो ये कही बात कि मेरी पीड़ा को बीजेपी नहीं समझती है, मेरी सहने की शक्ति सिर्फ उसकी एक सीमा है, यानी कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भैया जब तक सहन होगा करूंगा, जिस दिन नहीं होगा उस दिन चला जाऊंगा टाटा बाय बाय करके। और दूसरा रहा पदयात्रा की बात, तो उन्होंने कहा उसका तो समर्थन हो नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सोचिए कि एक तरफ लोग बारिश की वजह से बेघर हो रहे हैं, एक तरफ लोग गांव के गांव बारिश में बह रहे हैं, लोगों के घर गिर गए, रोजगार छिन गया, 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है, और दूसरी तरफ आपको राजनीति चमकाने के लिए पदयात्रा करनी है। क्या यह पदयात्रा 1 महीना या 2 महीने बाद नहीं हो सकती? क्या यह पदयात्रा अभी अगस्त के महीने में ही जरूरी है? पहले उन लोगों को राहत दे दी जाए, उनके घर बनवा दिए जाएं, उनको रोजगार दे दिया जाए, उसके बाद आप चाहे जो मर्जी करते रहिए। अक्टूबर नवंबर में मौसम अच्छा होता है, आप करिए पदयात्रा, चमकाइए अपनी राजनीति। लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पदयात्रा जरूरी है राजनीति चमकाने के लिए। लोगों के दर्द से तो सरोकार बीजेपी का अब रहा ही नहीं। अब अगर प्रधानमंत्री भी इस पर चुप्पी साधे हैं, अगर प्रधानमंत्री भी इस पदयात्रा को अनुमति दे चुके हैं, प्रधानमंत्री भी अगर कुमारस्वामी की बातों को नहीं सुन रहे हैं और जो पीड़ा वो बता रहे हैं कि उन्हीं के दुश्मन को उनके साथ बैठाया जा रहा है, तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री भी नहीं चाहते हैं कि अब ज्यादा दिन कुमारस्वामी साथ रहे, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि विनाश काले तो विपरीत बुद्धि, क्योंकि बैसाखियों पर चल रहे हैं और फिर भी आप अपनी ही बैसाखी से दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार हैं, अपनी जिद पर अड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि बात सीधी सी है कि गिरना आपका तय है। अब आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आखिर आप क्या सोचते हैं बीजेपी की राजनीति को लेकर। कर्नाटक में एक तरफ लोग बेघर हैं, बारिश से परेशान हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी पदयात्रा निकालने के लिए तैयार है। आप इस राजनीति को क्या कहेंगे? क्या कुमारस्वामी अपनी जो पीड़ा उन्होंने बताई, क्या वो उस पीड़ा के तहत बीजेपी को या एनडीए को छोड़कर जा सकते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।